हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कैप्चर करने वाले हैं जो कि कई बार हमारे एग्जामिनेशन में, कई बार चाहे वो 6 क्लास को चाहे 7 क्लास को चाहे 10th क्लास के हो, कई बार हमारे एग्जामिनेशन कुछ कुछ ऐसा होता है जो नैतिक उत्थान के लिए या फिर एक तरह से कहा जाए कि हमारे क्षमताओं और योग्यताओं को मापने के लिए कई लोग इस प्रश्न को हमसे पूछ लिया करते हैं। आज उसी प्रश्न को इस क्लास में कैप्चर करने वाले हैं। जैसे आज देखिए, बिहार की कुछ भौगोलिक स्थिति तथा बिहार के बारे में कुछ परिचय यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। जैसे इस क्लास में अगर हम बिहार के बारे में देखें तो आपको पता होगा कि बिहार जो कि भारत का एक राज्य है, ठीक है। बिहार भारत का एक राज्य है जिसमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो 38 जिले इसमें अभी भी मौजूद है। बिहार में टोटल अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है, आपको बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। आज इसी भी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके भौगोलिक स्थिति बताने से पहले आप सभी लोगों को इस क्लास में सबसे पहले हम दो रेखाओं के बारे में बताना चाहते हैं। वो एक होता है अक्षांश रेखा और वो एक होती है देशांतर रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर आपको पता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली ये जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। पृथ्वी पर दो बराबर भागों में, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखाएं खींची जाती है, इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अर्थात ये रेखा जो है एक विषुवत रेखा कहलाएगी। विषुवत रेखा, इस रेखा को हम लोग भूमंड रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसी रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इस रेखा को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इस प्रकार से इस रेखा जो, ये जो रेखा जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी को दो सामान्य भागों में बांट दे रही है। अब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में जाएंगे तो इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के सबसे ऊपर में आएंगे तो इसको बोला जाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। वही सबसे नीचे आइएगा तो दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ये दो रेखाओं का चर्चा जिस क्लास में की जाएगी। अब इतना ही नहीं, बल्कि अब यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन मिलाने के लिए एक पृथ्वी पर लंबवत रेखा खींची जाती है, ठीक ना। तो ये जो लंबवत रेखा खींची जाती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए, तो इस रेखा को, इस लंबवत रेखा को ही क्या हम लोग कहते हैं? तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, याद रखिएगा। यानी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है उस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जबकि वही अगर देखिएगा तो उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में व दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात कहने का मतलब कि गोला को, विषुवत रेखा जो है ये गोला को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला गोला को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखिएगा तो आपको पता होगा कि एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री का मतलब कि एक एक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जाती है, ठीक ना। ये 36 रेखाएं खींची जाती है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर, जो मतलब पड़ा हुआ। तो उत्तरी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है उसको देशांतर बोलेंगे, तथा उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींची जाती है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींची जाती है, इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो यहाँ पे हमारा भारत जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर ऊपर में जाइएगा इस विषुवत रेखा के, आप ऊपर जाइएगा जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते आपको 23.5 डिग्री आएगा। यानी कहने का मतलब कि 23 डिग्री आ जाएगा और 23 डिग्री के कुछ समय पश्चात थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखाएं खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री पर 23.5 बोलते हैं इस रेखा को, कर्क रेखा। वही दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 23.5 डिग्री पर एक रेखा देखने को मिलेगा जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं।
तो इसके बारे में अभी बहुत संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना बाकी है, लेकिन इस क्लास में नहीं बल्कि भारत के या फिर एक तरह से देखा जाए तो पूरे वैश्विक स्थिति के बारे में क्लास 11 का जो क्लास लिया जाएगा उसमें आपको इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में संपूर्ण बातें बताई जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दो अक्षांश, बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि वास्तव में पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची गई है। ये रेखा जो है समय को और स्थान को दर्शाने के लिए हमें दिखाया जाता है, क्योंकि इसके जरिए देशांतर और अक्षांश रेखा के जरिए हमें समय और साथ में अगर देखिएगा तो स्थान के बारे में विस्तृत व सटीक रूप से जानकारी मिल सके, इसीलिए ये रेखाएं खींची जाती है। ऐसे नहीं तो हमारा पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, इसको काल्पनिक रेखा कहा गया है, जो कि पृथ्वी का एक नमूना जिसे ग्लोब कहा जाता है उसी के आधार पर हमें देखने को या दर्शाने को मिलता है। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा तो हमने बिहार के बारे में कुछ कहा था, तो जिस प्रकार से रेखा यहाँ पर है ठीक वही भाग यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है, याद रखिएगा। इसी पृथ्वी में हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। अब भारत जब इस भाग में पड़ता है, याद रखिएगा, भारत जब इस भाग में पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में ही हमारा क्या है, बिहार। अब बिहार का सबसे पहले अगर आप भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो आपको पता होगा कि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। जैसे यहाँ पे कि अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में देखिएगा तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार, यानी कहने का मतलब कि पृथ्वी में जो अक्षांश रेखा है उस अक्षांश रेखा के कितना कितना डिग्री वाला अक्षांश रेखा के बीच में हमारा बिहार पड़ता है, ठीक। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। हमारा भारत जो है अगर देखिएगा तो हमारा भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और जब भारत उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से हमारा भारत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको भारत देखने को मिलेगा। और भारत में ही देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर में हमारा नॉर्थ कहलाता है, नीचे में साउथ, इधर में कहलाता है ईस्ट और इधर में कहलाता है वेस्ट। जो है इस बिंदु पर पड़ता है, बिहार जो है इस बिंदु पर पड़ता है, जो कि कुछ भाग नॉर्थ का है और कुछ भाग क्या किसका है, ईस्ट का है। यानी कहने का मतलब कि भारत में अगर बिहार की स्थिति देखा जाए तो भारत में बिहार की स्थिति किस दिशा में है, तो भारत में बिहार जो है उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्व, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। बिहार भारत में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अगर देखिएगा कि अगर अक्षांशीय विस्तार अगर इसका देखें कि बताइए अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर इसका हम अक्षांशीय विस्तार देखें, बिहार का अक्षांशीय रेखा दो गोलार्ध में होता है, एक उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। तो हमको दक्षिणी गोलार्ध से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और हमको उत्तरी अक्षांश से ही मतलब है। तो कहा जाता है यहाँ पे कि देखिए 24 डिग्री 20 सेकेंड एवं 10 मिनट, 24 डिग्री 20 सेकेंड एवं 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी उत्तरी अक्षांश तक। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह बातें बताई जा रही है कि अगर हमारा बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 कितना मांग रहे हैं, जैसे देखिए अगर बिहार का अक्षांशीय विस्तार बोला जाए, यानी कहने का मतलब कि अक्षांशीय कितने कितने यानी कौन कौन अक्षांश रेखा के बीच में हमारा बिहार फैला हुआ है, तो आपको आ जाइएगा 24 डिग्री से 27 डिग्री, जो यानी 24 और 27 डिग्री, ये दो अक्षांश रेखा जो है इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा बिहार पड़ता है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट
10 सेकेंड। अब ये वाला जो इससे दो कॉमा रहता है इसका मतलब होता है सेकेंड, और एक कॉमा का मतलब होता है मिनट, याद रखिएगा। ये दो कॉमा का मतलब क्या होगा, सेकेंड, और एक का मतलब मिनट, ठीक है। अब जबकि अगर देखा जाए कि इतना डिग्री से लेकर अगर और ऊपर में जाइएगा तो आपको 27 डिग्री रेखा मिलेगा, 27 डिग्री ये अक्षांश रेखा मिलेगा। 27 डिग्री अक्षांश रेखा से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, ये दो अक्षांश रेखा के बीच में क्या पड़ता है हमारा, ये दो अक्षांश रेखा के बीच में बिहार पड़ता है, यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, और यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये दो रेखाओं के बीच में क्या है हमारा, बिहार का अवस्थित, यानी बिहार हमारा मौजूद है। वही अगर आप देशांतर विस्तार देखिएगा तो हमारा पृथ्वी बिहार का देशांतरी विस्तार बोलता है 83 डिग्री। देखिए देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार 83, यानी कहने का मतलब कि अगर देशांतर रेखा देखे तो देशांतर रेखा में आप 83 डिग्री पे चल जाइए, 83 डिग्री से लेकर 19 मिनट और 50 सेकंड पड़ता है। वही जबकि आगे जाइएगा तो आपको पड़ेगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहने का मतलब कि हमारा 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 बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर, क्योंकि आपको पता है ये देशांतर में कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। हम पूर्वी देशांतर का नाम क्यों लिए, हम यहाँ पे पूर्वी देशांतर का नाम क्यों लिए, तो पूर्वी देशांतर का नाम हम यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा बिहार उत्तर पूर्व में पड़ता है, तो अक्षांशीय रेखा जब उत्तरी को दर्शा रहा है तो देशांतर रेखा हमेशा पूर्वी क्षेत्र को दिखाएगा, याद रखना यहाँ पे। तो देशांतर में क्या है, देशांतर में अगर देखिए तो पूर्वी देशांतर कहाँ से, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक हमारा बिहार का क्या है, विस्तार है। तो आपको उम्मीद है कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार समझ में आया होगा। जब यहाँ पे देखिएगा तो उत्तरी अक्षांश यानी इतने, यानी 24 डिग्री और 27 डिग्री रेखाओं के बीच में अक्षांशीय 24 और 27 उत्तरी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में बिहार है। वही देशांतर देखा जाए तो 83 डिग्री और 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा बिहार की स्थिति पड़ता है। ठीक, इस बात को आप कैप्चर करने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से अगर हम और आगे बढ़े तो आपको पता है, हम अभी बताए थे कि बिहार का अगर अवस्थिति बोला जाए कि भारत में बिहार कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता होगा कि भारत में बिहार की अवस्थिति, भारत में बिहार की अवस्थिति, यानी बिहार जो है भारत में कहां पे मौजूद है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा बिहार के लिए कैप्चर किया गया है, याद रखिएगा। ये क्षेत्र किसके लिए कैप्चर किया गया, बिहार के लिए। तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के बाद ये बात याद रखिएगा। तो बिहार जो है हमारा क्या है, एक प्रकार से अगर देखिएगा तो एक मौजूद है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताइए कि बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, अगर पूछा जाए एरिया ऑफ बिहार, एरिया ऑफ बिहार यानी बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल, अगर आप लोग से बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का हमारा क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 9416 थे किलोमीटर स्क्वायर हमारा किसका क्षेत्रफल पड़ता है, बिहार का। वही पूरे भारत में देखा जाए कि अगर प्रतिशत में पूछता है कि बताइए प्रतिशत में बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत में पड़ता है 2.86%। ये हमारा दशमलव में अगर देखा जाए तो प्रतिशत में 2.86%, लगभग 3% जो है, 3% बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत में। अर्थात कहने का मतलब कि भारत का भूमि, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो भारत का कुल भूमि 100% है, तो उसी 100% में से लगभग 2.86% में हमारा बिहार फैला हुआ है, यानी लगभग 3% ऐसा क्षेत्र है जहां पे बिहार विराजमान है, बिहार मौजूद है, यानी 3% जगह बिहार लिया हुआ है अन्य राज्यों की तुलना में। अगर देखिएगा आगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बिहार, अब यहाँ पे
उत्तर से पूर्व अगर हम बिहार की कुछ दिशाएं देखा जाए, अब थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बिहार जो है, बिहार के अगर ऊपरी भाग में जाइएगा तो ऊपर वाला भाग को मैप के अनुसार हमेशा नॉर्थ बताया जाता है, कि नीचे आइएगा तो नीचे में हमारा साउथ के दक्षिण, वही अगर आप आ जाइएगा इधर तो ये हमारा भाग पूर्व कहलाता है, यानी ईस्ट कहलाएगा। और फिर इधर आ जाइएगा तो ये हमारा भाग पश्चिम कहलाता है, यानी वेस्ट कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देना है आप लोगों को। अगर पूछा जाए कि बिहार का स्थान यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौवे स्थान पे है, यानी अगर बोला जाए कि जो 28 राज्य है अभी भारत में 28 राज्य मौजूद है, तो जो बिहार आता है तो बिहार कितने क्षेत्रफल के अनुसार बिहार कितने नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान 12वां है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान, बिहार का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान 12वां है, यानी कहने का मतलब कि बिहार जो है वो 12वें नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, इन इंडिया, यानी भारत में अगर बिहार देखा जाए तो बिहार कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे। ठीक, तो हमने कुछ कैप्चर बनी देशांतरी अक्षांशीय विस्तार को यहाँ पे देखा, उसके साथ साथ क्षेत्रफल को अपनाए, फिर देखे कि किस क्षेत्र में कौन सा दिशा को मापा जाता है, किस बिहार के किस अवस्थिति में कौन सा भाग में कौन सा दिशा को कौन सा डायरेक्शन को मापेंगे उसको देखेंगे। चलिए, इस चीज को तो देख लिए। अब कहा जाता है कि कुछ हम अगले क्लास में चाहे अभी हम अगर कैप्चर करने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जो है अधिक प्रभावी है और कौन सा जिला अत्यंत प्रभावी है, उस चीज को भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा कि बिहार में कुल अगर जिले की बात किया जाए तो कुल अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में कुल जिला कितना है, तो बिहार में कुल जिला अगर देखिएगा तो आपको 38 मिलेगा। अब प्रत्येक जिला के विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। अगर वही पर अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ, इधर में साउथ है, इधर में पश्चिम वेस्ट और उधर में पड़ता है आपका ईस्ट। अब एक रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे इस प्रकार से, ये जो लंबाई को मापने के लिए किया गया है, ये रेखा जो है लंबाई को मापने के लिए, यानी बिहार की लंबाई। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार की लंबाई, यानी कहने का मतलब कि पश्चिम से अगर हम पूर्व जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, तो पश्चिम से पूर्व जो है बिहार की कुल लंबाई कितना है, तो 483 आपको देखने को मिलेगा, यानी 483 किलोमीटर आपको क्या देखने को मिलेगा, बिहार की लंबाई कहां से, तो पश्चिम से पूर्व। अब आपको पता होगा ये भाग जो चौड़ा है तो चौड़ाई को भी मापा जाता है। तो अगर तो आपको बिहार का चौड़ाई जो है, याद रखिएगा कि बिहार का जो चौड़ाई है, ये बिहार का चौड़ाई आपको 345 किलोमीटर देखने को मिलेगा, 345। तो याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए बिहार की लंबाई, पश्चिम से पूर्व बिहार की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर है। वही अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण बिहार का चौड़ाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग से क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे बात समझिएगा कि आप लोग एक बात बताइए कि हमारा जो बिहार जो है, बिहार दो भागों में बटा हुआ है। बिहार जो है कहाँ से कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। अब जो बिहार दो भागों में बटा हुआ है, तो बिहार को दो भागों में बांटने वाली क्या चीज है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिहार को दो भागों में बांट दे रही है, तो कहा जाता है कि हमारे बिहार में सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख नदी जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वो नदी जो है हमारे बिहार को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। याद रखिएगा, हमारे बिहार में सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र जो नदी है जिसका नाम है गंगा नदी, वो गंगा नदी जो है हमारे बिहार को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है। यानी कहने का मतलब कि आपको सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थान पता होना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको पता होगा कि जैसे अगर देखिएगा तो ऊपर में हमारा हिमालय पर्वत पड़ता है, वही अगर देखें तो कुछ एक क्षेत्र है जिसका नाम है गंगोत्री, उस गंगोत्री से ही हमारा गंगा नदी निकलता है, यानी अर्थात गंगोत्री से निकलकर, हिमालय से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर गंगा नदी और सीधे उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश से होते 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 सीधे कहाँ पे पड़ती है, प्रवेश करती है बिहार में। बिहार में वो जिला पड़ता है जिसका नाम है बक्सर जिला, और वहीं पे आपको एक क्षेत्र मिलेगा चौसा। बिहार के बक्सर जिला में एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा चौसा। उस चौसा से ही क्या होता है, बिहार में गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है।
बिहार में गंगा नदी क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब प्रवेश करने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ेगी, बढ़ते 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 बिहार के पूर्वी क्षेत्र में एक जिला आपको मिलता है कटिहार। उस कटिहार से होते होते गंगा नदी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और फिर यही गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल के कुछ आगे क्षेत्र यानी बंगाल के क्षेत्रों में जाकर क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसे भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। उस ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर गंगा नदी मिलेगी और मिलने के बाद आपस में दोनों को संगम पर यानी वहीं पर एक डेल्टा बनता है, जिसको बोला जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे पड़ता है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सुंदरवन डेल्टा जो है किन दो नदियों के मिलने से बनी है, तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियों के मिलने से कौन सा डेल्टा बना है, सुंदरवन डेल्टा बना है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कल को कि आप लोग से पूछ दिया जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग को एक बात बेसिक सी बात है कि गंगा नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर, यानी भारत के सबसे लंबी नदी बोला जाए तो हमारा कौन नदी है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि जैसे गंगा नदी कहाँ से एंट्री कर रही है, हमारा चौसा से एंट्री कर रही है। और कटिहार यानी बगलपुर में, भागलपुर है बगल में, तो कटिहार से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार यानी गंगा नदी की कुल लंबाई हमारा पड़ता है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और ये जो गंगा नदी जो है ना, बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, यानी 12 बिहार के 12 जिला ऐसा है जहां से गंगा नदी क्या करती है, उसे स्पर्श होकर उस जिलों से क्या होती है, गुजरती है। अगर आपको एक बात बताया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा गंगा नदी जो है किस जिला से अटैचमेंट होती है, यानी गंगा नदी जो है किस जिला से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, सबसे ज्यादा गंगा नदी का विस्तार जो है किस जिला में देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा पटना जिला। उस पटना जिला में सबसे ज्यादा आपको पटना में गंगा नदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, यानी गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा पटना जिला से क्या करता है, सीमा को यानी कहने का मतलब कि अपना क्षेत्रफल को क्या करता है, साझा करता है। गंगा नदी का सबसे ज्यादा विस्तार आपको पटना में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी कितने जिलों से अटैचमेंट करती है बिहार में, तो 12 जिलों से। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर क्या होती है, गुजरती है। अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बात बताओ कि गंगा नदी का विस्तार तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन पूछे कि बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, रिप्लाई दे सकते हो कोई, नहीं। बिहार में गंगा नदी का जो विस्तार है वो 445 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है जी, 445 किलोमीटर। अगर बिहार में गंगा नदी का देखा जाए तो गंगा नदी का जो विस्तार बिहार में आप देखिएगा तो बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर में फैला है, 445 किलोमीटर में। और यह जो है, ये गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर क्या होती है, गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से। ठीक है, याद रखिएगा। अब बिहार के चौहद्दी देख लिया जाए कि बिहार के चौहद्दी क्या है। बिहार के चौहद्दी को यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर, तो उत्तर में हमारा पड़ता है नेपाल। नेपाल उत्तर में दक्षिण में आपको पड़ेगा में पड़ेगा उत्तर प्रदेश, और पूरब में आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल। भी अगर व्यक्ति पूछे कि बताइए बिहार की चौहद्दी क्या है, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। तो ये चार नाम याद रखिएगा, चार क्षेत्र का। लेकिन अगर आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बिहार का वो कौन सा सीमा है जो एक देश से जुड़ा होता है, तो बिहार का उत्तरी सीमा जो है वो देश से जुड़ा होता है। बाकी यानी कहने का मतलब कि नेपाल जो है ये हमारा क्या है, देश है। बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये तीनों एक प्रकार का राज्य है। तो बिहार का
कौन सा सीमा है, कौन सा वो बॉर्डर है जो कि एक देश से अटैचमेंट करता है, तो नेपाल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वो एक ऐसा कौन सा देश है जो बिहार के उत्तरी सीमा से जुड़ा होता है, बिहार के एक सीमा से स्पर्श करता है। किस देश का जो सीमा है वो बिहार के सीमा से क्या करता है, जुड़ा होता है, स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा मात्र एक ही एक ऐसा देश है जिसका नाम है नेपाल, और नेपाल का जो सीमा जो है वो किससे अटैचमेंट करता है, तो नेपाल का जो सीमा है हमारा अटैचमेंट करता है किससे, तो हमारा बिहार से अटैचमेंट करता है। ठीक है, बिहार के कौन सा भाग, तो उत्तरी भाग। ठीक है, लेकिन इसके बगल में, नेपाल के बगल में आपको भूटान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं इसका भी अपना अटैचमेंट है, इसका भी अपना विस्तार होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नेपाल एक ऐसा देश है, ठीक है, नेपाल एक ऐसा देश है जो बिहार के उत्तरी सीमा से क्या करता है, अटैचमेंट करता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भोपाल, नेपाल के बाद। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ जिलाओं के नाम देखेंगे जो कि सबसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। तो आज इसको जिलाओं के नाम याद करने के लिए प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ कैप्चर करने वाले, जैसे कि हमारा उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में पड़ता है नेपाल, दक्षिण में पड़ता है झारखंड। वही अगर पश्चिम में देखे, पूरब में देखे तो पश्चिम बंगाल, और फिर इधर में पूरब में देखे तो कौन पड़ता है हमारा, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में पड़ेगा हमारा उत्तर प्रदेश। अब हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे कि बिहार का वो कौन कौन सा जिला है जो कि नेपाल से सटता है। ठीक है, बिहार का वो कौन कौन सा जिला है जो कि झारखंड से सटता है, नेपाल का कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल, और कौन कौन सा जिला जो कि उत्तर प्रदेश से सटता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने जिला, टोटल यहाँ पे देखिए जाए 7 जिला ऐसा है जो किससे जिला किससे सटता है, नेपाल से। जबकि वही अगर झारखंड में आ जाइएगा तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और थोड़ा सा कटिहार का सीमा भी किससे सटता है, झारखंड से। यानी 8 जिला, बिहार का 8 जिला जो है वो झारखंड से स्पर्श करता है। जबकि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये 4 ऐसे जिला हैं जो हमारा पश्चिम बंगाल से स्पर्श कर रहा है। और वही अगर उत्तर प्रदेश में आ जाइएगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आपका। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका रोहतास, ये 8 जिला भी इधर में कितना, इधर में भी 8 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से सटता है। अब इसको उतना याद करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी पूछे कि नेपाल के कितने जिला सटता है, सॉरी बिहार का कितने जिला नेपाल से सटता है, तो इस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा। 7 जिला कौन कौन है, तो याद के रटाफिकेशन करना नहीं है, ना ही रटना है, सीधे आप बोलिएगा कि पश्चिमी यानी पश्चिम पूर्व में चंपा है, यानी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। पश्चिम पूर्व में चंपा यानी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। सीता मधु सुपौल से यानी सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, और रिया गई किशन के पास यानी अररिया और किशनगंज। ये 7 को याद रखिएगा। हम क्या बोलेंगे, पश्चिम पूर्व में चंपा है, सीता मधु सुपौल से, और रिया गई किशन के पास। ये सात को आपको याद रखना है। ठीक है, ये 7 को जो जिला जो है याद रखिएगा। पश्चिम पूर्व में चंपा है, पश्चिम पूर्व में चंपा है, सीता मधु सुपौल से, और रिया गई किशन के पास। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे, तो पश्चिम बंगाल में हम बोल सकते हैं कि किशनगंज, यानी किशनगंज हम बोल सकते हैं कि किशन पूरा कटहर काट के भाग, किशन पूरा कटहर काट के भाग, यानी किशन से किशनगंज, पूरा से पूर्णिया, और कटहर से कटिहार, और भाग से भागलपुर। तो किशन पूरा कटहर काट के भाग, ये 4 को जिला याद रखिएगा जो कि हमारा पश्चिम बंगाल से सटता है। वही आप झारखंड से आ जाइए तो वही अगर यहाँ पे आ जाइएगा नीचे, झारखंड में अगर आइएगा, झारखंड में आएगा तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोहित, रोहित से हम शुरू करेंगे कि रोहित क्या किया, तो रोहित जामुन लाने का वादा करके गया, यानी रोहित जामुन लाने का वादा करके गया। रोहित से रोहतास, जामुन यानी जमुई, लाने का वादा करके गया, वादा से नवादा, और गया से हो जाएगा गया, यानी रोहित जामुन लाने का वादा करके गया। रोहित रोहतास गया, रोहित जमुई, जामुन यानी जमुई, ठीक है, लाने का वादा, वादा मतलब क्या हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। गया का मतलब हो जाएगा गया, लेकिन रोहित जामुन लाने का वादा करके गया था, लेकिन क्या किया, ठीक है
रोहित जामुन लाने का वादा करके गया, लेकिन क्या हो गया, लेकिन बेचारा फरार हो गया। यानी कहने का मतलब कि रोहित जामुन लाने का वादा करके गया और वो क्या कर लिया, तो और क्या किया, यहाँ पे देखिए, और क्या किया, कटहर काट के, यानी कटिहार, रोहित जामुन लाने का वादा करके गया और कटहर लेकर क्या किया गया, बांक भाग गया। कटहर लेकर कहाँ भागा, बांक। यानी रोहित जामुन लाने का वादा करके गया और कटहर लेकर बांक भाग गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि समझिएगा बात को, कि रोहित जामुन लाने का वादा करके गया, रोहित रोहतास, जामुन जमुई, ठीक ना, रोहित जामुन लाने का वादा यानी नवादा, और गया यानी गया, 4 गो हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, और कहां भाग गया, तो और कटहर लेकर कहां भागा, तो और कटहर लेकर बांक भाग गया। तो और से औरंगाबाद, कटहर से कटिहार, और भाग से भागलपुर, और यहाँ पे बांक से क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा, बांका जिला। तो यहाँ पे याद रखिएगा 8 जिला का नाम। वही अगर आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता चलेगा कि गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो बोलेंगे कि पश्चिम चंपारण भी मिलता है आपका किससे, तो यूपी से। तो बोलेंगे कि पगली चंपा गोपाल की है, पगली चंपा गोपाल की है, शिवा का सार जो है, शिवा का सार बकबक करता है, यानी शिवा यानी सिवान, सार सारण, बकबक यानी बक्सर, शिवा का सार बकबक करता है। और भोज में कैमरा रोहित लाया, यानी भोज से भोजपुर, कैमरा से कैमूर, और रोहित से रोहतास, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बिहार के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। ठीक है, उस चीज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, या अगर वीडियो समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करें। ठीक है, और हाँ, अगर अगले क्लास में अगर चाहते हैं कि क्लास 11 का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको देखना चाहिए, या फिर क्लास 11 का अक्षांशीय देशांतर और भारत की अवस्थिति देखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।